गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम वापस से आए हैं विजन आईएएस के करंट अफेयर पीटी 365 लेके 2021 की गवर्नमेंट स्कीम्स की। और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ पार्ट नंबर 24 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कवर करेगा। तो आइए शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो सबसे पहली न्यूज जो रही है वो है जल जीवन मिशन रूरल। जानते हैं क्यों रहा न्यूज में? तो वजह ये कि मार्च 2021 की बात है जब मिनिस्ट्री ने कहा कि जो जल जीवन मिशन रूरल है इसमें अपना एक नया जो जो माइलस्टोन था उसे अचीव कर लिया है। कैसे अचीव करा है? प्रोवाइड करके टैप वाटर सप्लाई 4 मतलब 4 कोर रूरल हाउस होल्ड को अक्रॉस द कंट्री। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। ऑब्जेक्टिव फीचर सब समझेंगे लेकिन उसके पहले अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो चल रहा है भाई, देख लीजिए आप लोग भी कि अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल लेते हो तो अगर आपको भाई प्राइस पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉम्बो जो है वो सिर्फ इतने रुपए में पड़ रहा है जिसमें आपको करीब 28,000 तक का फायदा होगा। अगर आप 1 साल का लेते हो, 2 का लेते हो, 3 का लेते हो तो और ज़्यादा फायदा होगा। अब आप बोलेंगे मैम थोड़े बेनिफिट्स बताइए। तो ये 8 सितंबर से जो बैच है ना वो शुरू हो रहा है 21, 22, 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। वैसे तो हर वेंसडे होता है लेकिन 8 सितंबर को हो रहा है। टॉप टीचर्स बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सब पढ़ रहे हैं और पहले से ही शेड्यूल आपको होगा। देखिए 2022 बैच के लिए सब पहले से दिया है। यहाँ पे कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेगा, कितने घंटे में लेगा, सब कुछ ये देख रहे हैं। बायलिंगुअल भी है, हिंदी में भी है, जिससे आप चाहे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। 2023 का बैच देखिए, सारा कुछ पहले से शेड्यूल हो रखा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड मैनर में। अलॉन्ग विद दिस 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज लेने की बात है भाई 2021 प्रीलिम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और एक ऑप्शन, अमेजिंग ऑप्शन मुझे लगता है, रेज हैंड का ऑप्शन। मतलब आप लाइव में अपने एजुकेटर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्लस और आइकॉनिक दोनों के ही यहाँ जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गोले में प्लस और पूरा आइकॉनिक। क्या बात भाई, दोनों में जो भी लेना है, आप लेने के लिए पैसे नहीं है तो अगर प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी लोन्स भी प्रोवाइड करता है। हैसल फ्री है, 0% इंटरेस्ट है और प्रोसेसिंग फीस भी 0 है। इससे अच्छा क्या चाहिए भाई। और कहीं कोड यूज कर दिया सिर्फ आईएएस तो डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओ भाई क्या बात है। अब ये जो 20 बुक्स हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये आपको सब्सक्रिप्शन अगर 1 साल से ऊपर लेते हो तो फ्री मिल जाएंगे। ऐसे तो ये बहुत महंगी बुक्स हैं। तो ये हैं प्राइस, रुके क्यों है, सब्सक्राइब करिए और सिर्फ आईएएस कोड को यूज करके अपना डिस्काउंट अवेल करिए। बहुत ही सही जेन्युइन प्राइजेस हैं, टेक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं और जानते हैं कि न्यूज़ का मेन मुद्दा क्या। मैंने बता दिया कि माइलस्टोन की खुशी में ही ये आई है न्यूज़ में। तो आप भाई कहोगे कि ठीक है माइलस्टोन वगैरह जो है वो अचीव कर लिया, टैप वाटर सप्लाई दे दी 4 को रूरल हाउस होल्ड को अक्रॉस द कंट्री। तो आप ऑब्जेक्टिव बता दो मैम कि भाई जल जीवन मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं रूरल के। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि इस मिशन का एम ये है कि हम फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देंगे, चलता फिरता बढ़िया चौकस। हर घर में एक नल होगा और हर एक हाउस होल्ड में होगा 2024 तक। ये सब रूरल के हाउस होल्ड की बात हो रही, गांव के। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा ये था ऐसा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये बढ़िया टैप कनेक्शन होगा, मतलब समझो जिसमें अगर कहोगे कि भाई घरों में टैप कनेक्शन होगा जिसमें से पानी निकलता होगा, पानी की क्वांटिटी इतनी होगी कि भाई आदमी यूज कर सके। इसका मतलब कितना, ये करीब 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है ना, इतना समझो। ये जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है दैट इज BIS 10,500 स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है रेगुलर बेसिस पे मिले। भाई ऐसा ना हो कि पानी ना हो, हर एक बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए पानी की ज़रूरत तो होती है कॉन्टिन्यूस सप्लाई की। तो हर एक बंदा जो है ये इतना पानी मतलब 55 लीटर तो मिले मिले, जिसमें पानी नहाएगा, धोएगा, पॉटी जाएगा, पानी पिएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये कि भाई हम एक फंक्शनल टैप कनेक्शन देंगे स्कूल्स में भी, गांव के स्कूलों में भी, आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स में भी। हेल्प
हेल्थ सेंटर्स में, वेलनेस सेंटर्स में और कम्युनिटी बिल्डिंग्स में। देखो पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी तो हर जगह देना बनता है। तो ये मैंने आपको 2-3 जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो बताए। अब आप फीचर्स की ज़िद कर रहे हो, अच्छा अच्छा वो भी बताती हूँ। तो फीचर पहला ये कि ये जो पुराना वाला नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था ना, है ना, ये इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। और ये पुराना वाला 2009 में लॉन्च हुआ था, ये थोड़ा सा नया एडवांस उसका लड़का हो रहा है। दूसरा फीचर ये कि फंड शेयरिंग, भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो 90:10 रहेगा ये हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जैसे मैं हर बार बताती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो पैसा बहुत कम देती हैं और हिमालयन स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई हैं। तो 90:10 मतलब 90 सेंटर और बाकी 10 हिस्सा जो भी स्टेट्स हैं। और बाकी सारी के लिए 50:50 रहेगा। और यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए ये फंडिंग 100% सेंटर ही करेगा। तो आप बोलोगे मैम मुझे कंपोनेंट्स अभी के अभी बताओ। तो कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है डेवलपमेंट होगा इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है भाई, एक भाई ऐसे तो जा जाकर देंगे नहीं बाल्टी में पानी, तो एक पाइप सप्लाई तो होनी बनती है ना। दूसरा कि एक रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होगा, एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो भी हैं उसका, ताकि भाई ऐसा कुछ हो कि लॉन्ग टर्म चले, पानी का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, है ना, ताकि भाई जो गंदगी होती है पानी में वो खत्म हो जाए, पानी की क्वालिटी का इशू नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद ग्रे वाटर मैनेजमेंट, है ना, डोमेस्टिक जो नॉन फेशियल वाटर होता है वो सारा का सारा जो घर से निकलता है, इन सब का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अब आप कहोगे कि मैम ये क्या बोल दे रहे हो आप, है ना। देखो कुछ सारा पानी तो जो है उससे निकलता नहीं है ना, मल से निकलता नहीं है, गंदगी से, पॉटी से। तो जो जो है इसे बोलते हैं, देखो ऐसे, हम्म इसे बोलते हैं। तो ये नहीं होता है, जो मल मूत्र के अलावा जो गंदा पानी निकलता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट बोलेंगे। उसके साथ यूटिलिटीज का डेवलपमेंट, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज हो, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग हो, सर्विलांस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, नॉलेज सेंटर्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो कम्युनिटीज वगैरह की, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में भाई कम्युनिटी ड्रिविंग अप्रोच होनी चाहिए। देखो भाई सीधी सीधी बात है कि इसमें ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखेंगे कैसा रहेगा इम्प्लीमेंटेशन का। देखो नेशनल जल जीवन मिशन ये क्या करेगा, पॉलिसी गाइडेंस देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा स्टेट्स को। दूसरा है स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, इसमें क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ स्टेट एक्शन प्लान होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह होगी इसके अंदर। फिर है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, इसे हेड करेंगे डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस JJM का, जल जीवन मिशन का, वो करा जाएगा। और लास्ट में देखो ग्राम पंचायत या इसके सब कमेटीज, ये जो मैंने फंक्शनल हाउस होल्ड टैब बताया ना मैंने, तो ये प्रोवाइड करा जाएगा ताकि हर एक गांव वगैरह के घर में ये हो। और जो आपका विलेज एक्शन प्लान वगैरह है उसका प्रिपरेशन भी करेगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है मैम, तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये कि भाई काम टाइम से कर दो, स्कीम जो प्रपोज करी गई है उसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करो। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी ये रहेगी कि वाटर क्वालिटी जहाँ पे भी अफेक्टेड है वहाँ सबको पानी बढ़िया मिल जाए, कोई खर्चा वगैरह ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज या सैलरी रेगुलर स्टाफ को या परचेज जो ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए परचेज, ये सारा का सारा सेंटर के द्वारा जो शेयर आएगा उसमें से आप खर्चा नहीं करोगे इनमें से किसी चीज़ पे। उसके साथ यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच होगी, मतलब इससे क्या होगा, इससे ये होगा इंस्टीट्यूशन जो है ना जो ज़रूरत है उस पर खर्चा करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे की सर्विसेज पे पैसा लग रहा है तो उसी पे ध्यान देंगे, वाटर टैरिफ को कवर करेंगे हर तरीके से कंज्यूमर्स के। उसके बाद यहाँ बात आती है कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस जो अभी की स्कीम के हिसाब से जैसे कि नरेगा हो गई है ना, उन सब के साथ कन्वर्ज करा जाएगा ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मिशंस को करा जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह करा जाए। उसके साथ इंसेंटिव फॉर कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी को यहाँ पे देखो रिवॉल्व करेंगे, ये चीज़ समझिएगा, कम्युनिटी को रिवॉल्व देना बहुत ज़रूरी है टू द ट्यून ऑफ 10% कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, जो भी इनका विलेज स्कीम के हिसाब से, इनके इन विलेजेस वाटर सप्लाई स्कीम के हिसाब से। और
वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या होगा कि मेंटेनेंस, जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैबोरेटरीज होंगी उनका मेंटेनेंस करेंगे, सर्विलांस एक्टिविटीज़ प्रॉपर चलती रहेंगी, तो इसके लिए पैसा और एक अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके साथ कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि पहला आता है जलमानी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? इस प्रोग्राम में ये है कि हम स्टैंड अलोन प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाएंगे जो ऐसे स्कूल्स होते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं वहां पे, और ये सिंस 2008 से चल रहा है ये। ठीक है, अब जो ओनरशिप है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है, ये पूरी ओनरशिप स्कूल की अथॉरिटी के हाथ में रहेगी, और जो पैसा वगैरह दिया जाएगा वो विलेज की पंचायत को देंगी राज्य की सरकारें, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट, ताकि वो इस प्रोग्राम को ये इम्प्लीमेंट कर सके, ऑपरेट कर सके। इम्प्लीमेंट क्या, ऑपरेट कर सके। और दूसरा एक रिलेटेड इनिशिएटिव है वो है स्वजल स्कीम। ये एक कम्युनिटी ड्रिविंग डिमांड ड्रिवन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सिंगल विलेज, मतलब आप कह लो कि सोलर पावर्ड प्रिफर करा जाता है, मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोग्राम है 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जिन्हें नीति आयोग ने आइडेंटिफाई करा है। ग्राम पंचायत ने पार्टनरशिप करी है रूरल कम्युनिटीज के साथ में, स्टेट सेक्टोरल एजेंसीज के साथ में, तो इन सबको मिला जुला के इसको इन्वॉल्व करा जाएगा ताकि इस स्कीम को एग्जीक्यूट करें, ऑपरेट करें, मेंटेन करें। तो कौन कौन आ रहा है साथ में? ग्राम पंचायत, और इन पार्टनरशिप विद रूरल कम्युनिटीज एंड स्टेट सेक्टोरल एजेंसीज। प्रोग्राम के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस भी सस्टेन करेगा ये, और स्कीम के अंदर करीब हंड्रेड्स जो भी गांव के टेक्नीशियंस हैं उन सबको ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि किस तरीके से आप स्वजल यूनिट्स को प्रॉपर ऑपरेट करो, मेंटेन करो। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बातों में ही थोड़ी बहुत तो रह जाती हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। आओ भाई जान लो कि न्यूज़ में क्यों है। वजह ये कि रिसेंटली फेज 2 आया मिशन का, इसको लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, तो ऑब्जेक्टिव भी इस फेज 2 के बता देती। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये कि भाई जो इम्प्रूवमेंट है आपका जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ में गांव के एरिया में, उसे लाना है कि भाई अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। कैसे? भाई क्लीनलीनेस अच्छी होगी, सफाई होगी, खुले में शौच खत्म होगी, तो अपने आप ये सब हो जाएगा। ऐसा करना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो आ रहा था वो सारे गांव पूरा कवरेज इसमें होगा, और ये पूरा सैनिटेशन इसमें और तेजी से बढ़ाना है, कम्युनिटीज को और मोटिवेट करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को करना है कि भाई आप लोग भी साफ सफाई की तरफ बढ़ो, हेल्थ एजुकेशन दो, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब भाई सस्ता होना चाहिए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, एक सस्ती हो, सेफ, इकोलॉजिकली सेफ हो। बहुत हमारा एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, उसको उसको सेफ्टी रखनी चाहिए, और एक सस्टेनेबल सैनिटेशन हो, आज नहीं हमेशा सफाई रहनी चाहिए। और आप जब भी जरूरत, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ डेवलप करिए कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम हो, जिसमें साइंटिफिक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पूरा जो रूरल एरिया है वो साफ रहे। उसके साथ यहाँ पे जो भी आपका एक एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जेंडर और आपका जेंडर पे क्रिएट हो, इसके साथ जो सोशल इंक्लूजन हो वो भी प्रमोट। इससे क्या होगा कि मतलब देखो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ना भाई, वो भी इसके अंदर आएंगी तो उनको पिछड़ा पिछड़ा नहीं लगेगा, वो भी साथ देंगी। कुछ फीचर्स की बात करें तो बहुत पहले लॉन्च हुआ था 2014 में, 2 अक्टूबर वाले दिन लॉन्च हुआ था ना, पुराना वाला निर्मल जो भारत अभियान था ना, जी, जो देश को साफ करने की बात थी, हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे 5 सालों में, तो ये सब कुछ इसके साथ इसको रिस्ट्रक्चर करके लाया गया था ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये 2014 की बात है, और ये 5 सालों के लिए लाया गया था, मतलब 2019 तक लाया गया था। इसमें ये था कि हम गांव वगैरह को, ऐसे एरिया को बिल्कुल इम्प्रूव करना है, इनका लेवल बढ़िया करना है, सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट इनका प्रॉपर करना है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ करके ग्राम पंचायत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, साफ करना है, क्लीन करना है, सैनिटाइज रखना है। उसके साथ इंसेंटिव्स की बात करें, इंसेंटिव्स जो हाउस होल्ड्स के लिए थे वो ये थे कि भाई आप
जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन है वो बनाए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं ना, उनके घर में भाई लैट्रिन होना बहुत जरूरी है। इंसेंटिव दिए जाते अबव पॉवर्टी लाइन जो हाउस होल्ड है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ, मतलब एपीएल फैमिलीज जो है ना वो एससी एसटीज तक ही इंसेंटिव दिए जा रहे थे ना, मतलब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स है ना, और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या जो ऐसे घर हैं जहाँ पे औरतें मतलब विमेन हेडेड होते हैं, यहाँ तक इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, इंसेंटिव्स मिल रहे थे हाउस होल्ड्स को। अच्छा, अब ये माना जा रहा था कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम होगा, मतलब भाई हम इसको लोगों को सबको ग्रास रूट लेवल के लोगों को साथ लेकर आएंगे। और 2 अक्टूबर 2019 को सारी डिस्ट्रिक्ट पूरे देश के अंदर इनको हम भाई ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। फिर बात आई फेज 2 की। तो जो फेज 2 जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, इसको 2020 से लेके 2024 तक के लिए, मतलब 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लॉन्च किया गया है। फंड कैसे शेयर होगा? फंड शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये फंड शेयरिंग 90:10 किस चीज के लिए है? अब तो याद हो गया होगा, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के लिए। वही जगह दूसरी स्टेट्स के लिए ये 60:40 रहेगा, और बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 100% रहेगा। ठीक है, फोकस क्या है? फोकस ये है कि जो हमने फर्स्ट फेज में जो भी हमें फायदा मिला था, हमें उसको आगे तक रखना है, खत्म नहीं करना। ठीक है, तो भाई कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए हमें उस पुराने वाले फर्स्ट फेज के फायदे को आगे तक रखना है, और जो नहीं हो पाए उनको भी इंक्लूड करना है। मिशन मोड के तौर पे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। इसमें यह होगा कि प्रॉपर सॉलिड लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट हो, और ये हर एक ग्राम पंचायत जो देश की है वो इसको इंस्टीट्यूट करे। ठीक है, उसके साथ पैसे की बात करें, फाइनेंसिंग की बात करें, तो बजट में सपोर्ट दिया जाएगा। बजट में जो बजटरी सपोर्ट है वो मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे जो भी फंड इधर उधर से आते हैं है ना, वो मिलेंगे जो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर कहे गए हैं। नरेगा और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर्टिकुलरली जो इसके लिए होंगे, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये सब पैसा वगैरह आएगा, तो पैसे की कमी तो होने नहीं वाली है दोस्तों। मॉनिटरिंग की बात जरूरी है कि कौन देखेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई ये जो SLWM, ठीक है, मैंने SLWM चीख चीख के बताया कि इसका मतलब होता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कंपोनेंट जो कि ODF प्लस का है, इससे मॉनिटर करा जाएगा आउटपुट या आउटकम इंडिकेटर्स के बेसिस पे 4 एरियाज में। वो 4 एरियाज कौन कौन से हैं? पहला एरिया है मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, दूसरा है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, है ना, इसमें एनुअल वेस्ट भी आता है। तीसरा एरिया है ग्रे वाटर, मतलब जिसमें कि ये पॉटी वाला मल मूत्र वाला वेस्ट हटा के बाकी से जो गंदा चीजें पानी वानी होते हैं। और चौथा होता है इसमें फीकल स्लज, मतलब सीधा सीधा वही जो पॉटी वगैरह वाला मामला। ठीक है, तो ये 4 चीजें इसके अंदर आएंगी, और इस बेसिस पे यहाँ पे जो है देखा जाएगा कंपोनेंट जो ODF प्लस का है इसको देखेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? देखो भाई, इसको करा जाएगा, हाउस होल्ड और कम्युनिटी टॉयलेट्स का बनाया जाएगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना, जैसे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो कॉम्पोस्ट पिट्स बनानी पड़ेंगी ना, सोक पिट्स बनानी पड़ेंगी, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बनानी पड़ेंगी। तो इन सब के लिए लोग बनाएंगे तो जॉब भी पाएंगे। और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज, ये क्या होता है? ये कौन सा विलेज है दये मोरी मैया? तो ये विलेज ऐसा विलेज है जिसमें ये अपना ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस बरकरार रखा है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है, और ये देखने में एकदम साफ गांव है। इसके अंदर ये है कि हर जो घर है गांव के अंदर, या स्कूल है, प्राइमरी स्कूल या पंचायत घर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, इन सब जगह टॉयलेट है। और सारी जो पब्लिक प्लेस हैं, एटलीस्ट 80% जो घर हैं उनमें अपना सॉलिड वेस्ट वो मैनेज कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, और सबसे कम गंदगी फैला रहे हैं। कब सबसे कम पानी ऐसा है जो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, ये गंदगी उसी पानी में आती है। ठीक है, तो ये कुछ होता है बहुत ही बढ़िया प्लस जो विलेज होता है।
बहुत ही खूबसूरती से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई एम ऑलवेज देयर माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूटी पाइस। फिर बात आती है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव की। फिर समझ लो किस इनिशिएटिव की बात आती है। यहाँ पे बात आती है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव की। ये इनिशिएटिव भी स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, ताकि हम हेल्थ आउटकम बढ़िया पाएं, बढ़िया सैनिटेशन देके लोगों में अवेयरनेस फैला के हेल्दी लाइफस्टाइल के माध्यम से। अब इसके देखो भाई 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, किसमें? ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक्स में। इसे सपोर्ट करा जाएगा ताकि कायाकल्प सर्टिफिकेशन पा सके। मतलब कायाकल्प सर्टिफिकेशन मालूम है क्या होता है? ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो हाई स्टैंडर्ड सैनिटेशन और हाइजीन के लिए दिया जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है इसमें से दूसरा जो है वो ये है कि ग्राम पंचायत जो कायाकल्प प्राइमरी सेंटर्स हैं वो प्रायोरिटी दी जाए कि भाई ऐसे जो सेंटर्स हैं वो भी ये भी जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री बने। और तीसरा इटसेल्फ जो ये है वो ट्रेनिंग इन वॉश का मतलब क्या होता है? वॉश का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। तो इसमें जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, समझे ना? मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो है ये सब ट्रेनिंग दी जाए। तो भाई ये बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे जो MDWS हैं, ये यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री एक्टिविटीज़ को ग्राम पंचायत में देखेंगे। कायाकल्प अवार्ड विनिंग जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और साथ में वॉश ट्रेनिंग भी दी जाएगी नॉमिनीज को, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या फिर आपका CHCs वगैरह है वहाँ पे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई 10 लाख रुपए की असिस्टेंट दी जाएगी CHCs को, ताकि यहाँ पे जो भी उनका सैनिटेशन का मामला है उसे ये मजबूत बनाए, हाइजीन रहे, स्टैंडर्ड कंट्रोल रहे। तो ये मैंने बात की स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है, यहाँ पे देखो भाई, स्वच्छ आइकॉनिक, अच्छा 2 H होते हैं, ठीक है, आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव, मतलब SIP। ये वाली SIP नहीं है, ठीक है। ये वाली SIP कहती है कि ये इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साथ में जो भी स्टेट या UT है, लोकल गवर्नेंस है, सबके साथ मिला जुला चल रहा है। अब आप कहेंगे अरे बाप रे, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव, मैम एम बताइए। एम ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि डोमेस्टिक या फॉरेन विजिटर्स होते हैं, देखने आते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़िया करना है। कैसे? साफ सफाई के थ्रू, है ना। आसपास की साइट के आसपास जो देखने आ रहे हैं साइट, उसके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसी 100 जगहों को, 100 प्लेसेस को पूरे देश के अंदर आइडेंटिफाई करा गया है आइकॉनिक के तौर पे, तभी इसका नाम आइकॉनिक है ना। और क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हेरिटेज हैं, रिलीजियस जगहें हैं, या इनकी कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस है, तो ऐसी जगहों को आइकॉनिक बोल दिया गया है। और अभी तक 3 फ्रेज में करीब 30 आइकॉनिक प्लेसेस, मतलब 3 फ्रेजेस में करीब 30 आइकॉनिक प्लेसेस को ले लिया गया है। सारी जो आइकॉनिक साइट्स हैं इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के तौर पे यहाँ डेजिग्नेट करा गया है, कॉर्पोरेट्स के तौर पे करा गया है, ताकि इनको पैसा, फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट मिल सके। और समझिए यहाँ पे जो श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है ना मदुरई के अंदर, ये एडजड किया गया है कि क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस है हमारे देश के अंदर। कौन सा? याद रखिएगा, मीनाक्षी सुंदरेश्वर सुंदरेश्वर टेम्पल मदुरई के अंदर। अब देखो फ्रेज 4 के अंदर करीब 12 मतलब 12 टूरिस्ट साइट्स को सेलेक्ट करा गया है। वो 12 टूरिस्ट साइट्स कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, आपको बताती हूँ। पहली है अजंता केव्स, दूसरी जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा है सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर, तीसरा है कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान में पड़ेगा, चौथा है अपना जैसलमेर फोर्ट राजस्थान वाला ही, पांचवा है रामदेवरा, ये भी जैसलमेर में है राजस्थान के अंदर,
पांचवी बात करें तो ये है गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ेगा ये आपका। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा वाला लिया गया है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर। डल लेक तो जानते हो भाई श्रीनगर में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और बनके बांके बिहारी जो मंदिर है मथुरा वाला अपना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके साथ आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके आखिरी में काली घाट जो मंदिर है बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये 12 साइट्स को सेलेक्ट किया गया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है ये सब बताते वक्त आप लोगों को। नेक्स्ट बात करना चाहती हूँ, यो है, नाम है इसका, देखो भाई, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ पाते। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। अब ये क्या होगा दोस्तों, इसको अनाउंस करा गया था ऑन दी सेंट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 2017 को जो हुआ था। इस टाइम पे जो है इसको अनाउंस किया गया था और इसको इनॉग्रेट करा गया अगस्त 2020 में एज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन एट द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति एट राजघाट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है वो करा गया। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भाई पास्ट से लेके चलते हैं। ठीक है, राजघाट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह करी गई होती हैं। हाँ, तो उसको जो अपने आप मैगजीन पढ़ते हो तो वहाँ पे देख लिया करिएगा, है ना, आँख बंद करके बिल्कुल हर चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, राजघाट के अंदर तो क्या है, मेन क्या चीज़ है, इट वॉज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2020 एज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन एट द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति एट राजघाट। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है दरवाजा बंद मीडिया कैंपेन। क्या है भाई, दरवाजा बंद मीडिया कैंपेन। ये क्या है, ये एक अग्रेसिव मास मीडिया कैंपेन है। एम ये है बिहेवियर चेंज का, मतलब दरवाजा बंद का कैंपेन सपोर्ट करा जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डिजाइन करा गया है बिहेवियर चेंज के लिए, जो आदमियों में करना है, हु हैव टॉयलेट्स बट आर नॉट यूजिंग देम। ये मेन के लिए है स्पेशली। बहुत सारे आपने लोगों को यहाँ पे देखा होगा कि घर में टॉयलेट है लेकिन तब भी क्या करते हैं कि बाहर यूज़ करते हैं या बाहर सड़क पे खड़े होकर करते हैं, तो उनके लिए ये है। रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन जो अपना ग्रामीण वाला है उसे लॉन्च करा गया था, उसी ने ही लॉन्च करा है दरवाजा बंद पार्ट 2 कैंपेन, जिसका मेन फोकस है कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है विलेजेस का उसे बरकरार रखना पूरे देश के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की। फिर समझिए, कैंपेन का नाम है स्वच्छता ही सेवा। तो ये एक फोर्टनाइट लॉन्ग सैनिटेशन कैंपेन है ताकि जो सफाई का हमारे क्लीनलीनेस का इनिशिएटिव है उसे हाईलाइट करें स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई लोगों से कहना, मोबिलाइज करना लोगों को, और यहाँ पे रीइंफोर्स करना जन आंदोलन, मास मूवमेंट सैनिटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट मेन क्या है कि जो पब्लिक और टूरिस्ट प्लेसेस हैं उस प्रोग्राम कैंपेन के अंदर उन्हें साफ करना है। फिर बात आती है नेक्स्ट की, वो है गोबर धन स्कीम। तो ये जो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, या जिसे गोबर का फुल फॉर्म क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, ये जो है ये स्कीम को लॉन्च करा गया 2018 अप्रैल में। स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करी जा रही है एज अ पार्ट ऑफ SBMG, और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये ओपन डेफिकेशन फ्री की स्ट्रैटेजी को पाने के लिए। एम ये है कि हम गांव को सपोर्ट करेंगे ताकि पूरी तरह से मैनेज कर सकें कैटल को, बायोडिग्रेडेबल जो उनका वेस्ट होता है उसको। बायोडिग्रेडेबल जानते हैं ना, जो अपने आप ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से जो डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल। स्कीम का फोकस है कि भाई गाँव को जो है साफ रखना है,
गांव के जो घर हैं उनकी इनकम बढ़ानी है, और एनर्जी का जनरेशन करना है जो कैटल के द्वारा निकला वेस्ट होता है उससे। तो रिसेंटली अपनी जल शक्ति जो है मिनिस्ट्री अपनी, उसने लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल गोवर्धन स्कीम के लिए। और इस नया जो यूनिफाइड अप्रोच है इसको लेके क्या है कि भाई सारी जो बायोगैस प्रोग्राम है या ऐसी स्कीम्स हैं वो कोऑर्डिनेट करी जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा अंडर दी एसबीएमजी। एसबीएमजी मैंने ऊपर भी बोला था, बार बार मत भूलना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। और लास्ट में जो इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ वो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड या ओडीएफ प्लस एडवाइजरी एंड ओडीएफ प्लस एंड स्वच्छ भारत दर्पण ऐप। ये ऐप का क्या काम है, ये प्रिपेयर करी गई बाय एनआईसी। एम ये है कि हम यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन रखेंगे स्टेट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट के बीच, ताकि भाई जो भी आपकी ओडीएफ जो आपका प्लस एक्टिविटीज कर रही हैं उनके लिए, ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और इसलिए कहता है कि भाई यहाँ पे जो है वो हम हेल्दी कंपटीशन रखेंगे, है ना। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर है ये। हेल्दी कंपटीशन की मारपीट नहीं होनी है। और आखिरी में स्वच्छ दर्पण, जो स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप है, ये अलाउ करेगी लोगों को कि आप मॉनिटर करिए किस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट के लेवल पर। क्लियर? तो बहुत अच्छी बात। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। न्यूज में क्यों रही है फिलहाल ये जान लीजिए। रिसेंटली क्या हुआ है कि सेकंड फेज इस मिशन का इसे भी अप्रूव कर दिया गया। भाई बड़ी खूबसूरत बात। ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखो वही वाली बात, गंगा को प्रोटेक्ट करना है, गंगा को क्लीन करना है एक बहुत ही अच्छे मैनर में। और वाटर शेड मैनेजमेंट जो गंगा रिवर बेसिन का है उसे यहाँ पे करना है, ताकि भाई जो रन ऑफ जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन है या रन ऑफ है, इसे कम करा जा सके। विलेज जो भी आसपास लोकेटेड है ना रिवर के आसपास, जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट, कल्चरल इंपॉर्टेंट, रिलीजियस टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, उन्हें और डेवलप करना है, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट करना है, और कंजर्वेशन जो वहाँ की पानी में रहने वाले जीव हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उसका कंजर्वेशन करना है। और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में बना के चलना है। तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, हर बार कही जाती है। आइए देखते हैं फीचर्स क्या हैं इसके। तो पहला तो ये समझ लो भाई कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसके अंदर 8 स्टेट और कुछ यूटीज आ रही हैं, जिसमें 47 टाउन्स हैं, और कुछ 12 रिवर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। बेसिन के अंदर कुछ 11 स्टेट्स आ रही हैं। समझिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं। उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। और अभी का जो फोकस है ना, वर्ल्ड बैंक फंडेड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स का ये जो आपका एनएमसीजी के तहत ये 5 मेजर स्टेट्स के ऊपर है। इसमें कि उत्तराखंड आ रही है, भाई इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मेन जो गंगा का जब निकलने के नाम लेते हैं तो हम इन्हीं का ही नाम लेते हैं। मेन पिलर देखो क्या है, फिर समझ लो एक बार। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे भाई, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा प्रॉपर तरीके से, रिवर सरफेस क्लीनिंग होगी, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाएगा, एफॉरेस्टेशन होगा, पब्लिक को अवेयर करा जाएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग करी जाएगी, और गंगा ग्राम बनाए जाएंगे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए जो क्लीन गंगा फंड है, मतलब चैरिटी फंड रहेगा, ये एक ट्रस्ट के तौर पे रहेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत, और जो भी इसमें डोनेट करेंगे उनको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन जो है ये सीएसआर एक्टिविटी के अंदर माना जाएगा। वर्ल्ड बैंक ये फंड कर रहा है प्रोजेक्ट को, लोन के माध्यम से लोन दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो हम एनएमसीजी पीछे बोले थे, वो इसकी जो इसके स्टेट के अंदर जो इसका काउंटर पार्ट होगा, मतलब इसके साथ की जो एजेंसी होगी वो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, ये सब होंगे। अब जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये इम्प्लीमेंटेशन विंग रहेगी नेशनल गंगा काउंसिल की, है ना, जो सेटअप हुई थी 2016 में, और ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस भी कर देगी। अब देखो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, है ना, बार बार परेशान मत होइएगा। ये
NMCG और जो मैंने बताया था आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप मतलब SPMG, ये साथ में ये रोप्स करेगी इन दी अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन दिस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस को सेटअप करा जाएगा ताकि सिटीजन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सकें, है ना, घाट वगैरह रिवर फ्रंट वगैरह जो है इसमें प्रॉपर चीज़ें हो सकें। उसके साथ एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ की बात करूं, भाई एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ ताकि तुरंत आप घुसे नहीं तो सामने आपको दिखने लगे, विजिबल इम्पैक्ट दिखे, मतलब रिवर सरफेस क्लीनिंग हो ताकि आपको जो गंदगी बहती रहती है वो ना दिखे, गांव वगैरह साफ हो ताकि भाई पोल्यूशन वगैरह इधर उधर ना जाए, है ना, सॉलिड और लिक्विड चाहे, और आपका जो है गांव के थ्रू होके नदियों में जाता है वो ना हो, टॉयलेट वगैरह कंस्ट्रक्ट करे जाएं। मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ ये 5 साल के भीतर करी जानी चाहिए, जैसे कि जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बढ़ाना है 118 अर्बन हैबिटेशंस में, जो 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 आपका रिवर गंगा के बैंक्स पे पड़ते हैं ऐसी जगहों पे भाई सीवेज प्रॉपर होगा तभी तो नदी में गंदगी नहीं आएगी ना। दूसरे नंबर पे पोल्यूशन को देखते रहना है, ट्रीटमेंट करके वेस्ट वाटर का ड्रेन्स में बायो रेमिडिएशन मेथड का यूज़ करके, इन सीटू ट्रीटमेंट का यूज़ करके, म्यूनिसिपल सीवेज का यूज़ करके, एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करके, समझे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को मैनेज करना है। बायोडाइवर्सिटी को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना, पेड़ लगाना, वाटर क्वालिटी का ध्यान रखना, ये तो हो गए मीडियम टर्म। और जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हैं वो 10 साल के भीतर जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो इकोलॉजिकल फ्लो चले, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़िया बढ़े, एफिशिएंसी सरफेस इरिगेशन की बढ़िया बढ़े, ये सारी बातें। अब वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने जून 2020 में सेकेंड फेज इस मिशन का अप्रूव करा फॉर द $400 मिलियन लोन को दिया जाएगा 5 सालों के लिए, मतलब 2026 तक। और प्रोजेक्ट जो है वो इस फेज के अंदर जो आएगा वो आएगा कि भाई स्पिल ओवर प्रोजेक्ट जो आते हैं, जो मतलब आपके स्पिल ओवर प्रोजेक्ट्स है ना जो फॉर फर्स्ट फेज से है ना, जो रह गए बच गए वो सब आ गए। उसके साथ प्रोजेक्ट्स जो कि आपका ट्रिब्यूटरीज को इसके क्लीन करने के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि यमुना या काली रिवर को, ये सब इसके अंदर आ गए। तो याद रखिएगा सेकेंड फेज में इनकी बात हो रही है। नमामि गंगे को इंक्लूड करा गया है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के तहत फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। तो ये कुछ हमने बात करी। अब इसके अंदर गंगा ग्राम योजना की बात करेंगे। पहले ही बात कर लेते हैं गंगा ग्राम योजना। इसको 2016 में शुरुआत करी गई थी इस नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत, ताकि जो गांव हैं, विलेज हैं, जो कि ये जो गंगा रिवर के आसपास लोकेटेड है मेन स्ट्रीम के पास, जिनकी हिस्टोरिक कल्चर रिलीजियस टूरिस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन सबको डेवलप करें। और जो भी गंगा ग्राम से रिलेटेड काम है ना, इसमें क्या है कि भाई गांव साफ रहे, वाटर बॉडी डेवलप करें, रिवर घाट हो, और जो भी वहाँ का क्रिमोटेरिया एरिया है वहाँ का कंस्ट्रक्शन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, वगैरह वगैरह जो भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसी के अंदर गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और जल शक्ति ने कोलैबोरेट करा था नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के साथ में। देखिए ये मिली जुली अप्रोच थी ताकि हम गांव जो भी बैंक्स ऑफ रिवर इतनी पवित्र नदी के आसपास लोकेटेड हैं उनको डेवलप करें और इसमें गांव वालों का पूरा साथ मिले। उसके बाद आता है गंगा उत्सव 2020। तो एक 3 दिनों का कल्चरल और एजुकेशनल फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज करने वाली भी यही है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। ये 2 से लेके 4 नवंबर 2020 तक चला ताकि हम अपनी पवित्र नदी की जो इतनी ग्लोरी है इसे सेलिब्रेट करें। इसमें अलग अलग तरह के इवेंट जैसे कि कथाएं सुनाना, है ना, डायलॉग, या फिर भाई जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी के डायलॉग हो गए, क्विज हो गए, और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को दिखाना, डांस, म्यूजिक, है ना, ये सब सारी चीज़ें, फोटो गैलरी, एग्जीबिशन, बहुत कुछ। तो ये हमने बात करी कुछ नमामि गंगे योजना के बारे में। नेक्स्ट है हमारी बात नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए रिसेंटली एक मिड टर्म मतलब 4th ईयर प्रोग्रेस रिव्यू हुआ, प्रोजेक्ट रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कैरीड आउट। ये रिव्यू था इस प्रोजेक्ट का, ये किया गया। क्या ये मिड टर्म रिव्यू था, ठीक है, ये मिड टर्म प्रोग्रेस रिव्यू था, कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है इसका रिव्यू करा गया था इस प्रोजेक्ट का। कौन से प्रोजेक्ट का, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का। भाई जरूरी है, रिव्यू करना तो बहुत जरूरी है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है समझिए, समझ रहे हैं ना कि मिड टर्म रिव्यू हुआ है इस प्रोजेक्ट का। तो भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे ताकि टाइम से एक रिलायबल वाटर रिसोर्सेज डेटा एक्विजिशन हो, मतलब जो पानी वगैरह है वो स्टोरेज प्रॉपर हो, मैनेजमेंट प्रॉपर हो, उसका जो भी आपका रिलायबल वाटर रिसोर्स डेटा है, ठीक है, इनका सब कुछ हो। और ऐसी कैपेसिटी स्टेट की बनाएंगे, सेंट्रल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बनाएंगे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। कैसे? यूज करके इंफॉर्मेशन सिस्टम का, अडॉप्ट करके स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का, जैसे रिमोट सेंसिंग वगैरह। इससे क्या होगा, हमें पता होगा ना कि अगर बाढ़ आने वाली है तो हमें पता होगा, समझे, मतलब एक से लेके एटलीस्ट 3 दिनों के पहले ही हमें पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फीचर्स की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 8 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, 2016-17 से लेके 2023-24 तक के लिए। वर्ल्ड बैंक बहुत सपोर्ट करता है तो इसको भी कर रहा है, 50% लोन देगा। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स ये हैं कि पहला तो साफ साफ सुन लो भाई कि वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सिस्टम ये होना चाहिए। इसमें क्या है कि भाई फाइनेंसिंग द एस्टैब्लिशमेंट, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यू एंड द एग्जिस्टिंग हाइड्रोमेट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि मीटियोलॉजी हो गया, स्ट्रीम फ्लो हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, वाटर स्टोरेज मेजरमेंट वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि भाई वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब हम नेशनल और सब नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर को मजबूत बनाएंगे जिसमें वेब इनेबल्ड आपका वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। कैसे? प्रॉपर डेटाबेस लेके, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तीसरा है वाटर रिसोर्स ऑपरेशन एंड प्लानिंग सिस्टम। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव एनालिटिकल टूल्स और डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म होगा इसमें। और चौथा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्हांसमेंट, मतलब हम जो नॉलेज बेस्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर नॉलेज बेस्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो जो ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, हाइड्रो मतलब पानी और मीटरोलॉजिकल का दोनों का डेटा गैदर करेगा, एक साथ लाएगा और इसे स्टोर करा जाएगा, एनालाइज करा जाएगा और कोई भी यूजर इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो पता चलेगा ना पहले क्या है क्या नहीं। और ये फैसिलिटेट करेगा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को। कैसे? एक रिवर बेसिन अप्रोच लेके। कैसे भाई? यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डेटा का, ये सब एक साथ लाके, इससे वाटर रिसोर्स असेसमेंट में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया बातें इसके अंदर हमें बताई गई। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक यहाँ जान लेते हैं, वो है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। व्हाट इज दिस? न्यूज़ में क्यों रहा, पहले तो ये समझिए। देखिए वजह तो न्यूज़ में रहने की ये रही कि रिसेंटली फिर से इसका भी फेज 2 और फेज 3 स्कीम का अप्रूव कर दिया गया। बहुत अच्छी बात, जो बढ़िया बढ़िया स्कीम रहती है उनका फेज 2 तो फेज 3 तो आते ही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे कुछ अभी जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी, या मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, सस्टेनेबल मैनर में करेंगे। साथ में डैम की जो सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसे और मजबूत बनाएंगे, जो भी आपका पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। उसके साथ हम ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो सॉरी जो एक्सप्लोर करेंगे ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन्स एट फ्यू ऑफ द सिलेक्टेड डैम्स, ताकि हम क्या कर सकें कि इंसिडेंटल रेवेन्यू ले सकें फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन, ताकि ये जो हम डैम ऑपरेट करें करते रहें, मेंटेन करते रहें डैम्स को, है ना। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा वाला मैंने बताया ना, तो एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन्स एट few of the selected dams to generate the incidental revenue for sustainable operation and maintenance of dams added, है ना। ये जो मैंने बताया ना, ये फेज 2 और फेज 3 के अंदर डाला गया है। किसी तरह की कोई परेशानी अगर लगे, कुछ मीनिंग ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अच्छा, इंसिडेंटल रेवेन्यू क्या होता है जान लीजिए थोड़ा। इंसिडेंटल ऑपरेशन माने जाते हैं कोई भी ऐसा रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटीज़ जो कि डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे हुई हो, है ना, डेवलपमेंट पीरियड, प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे हुई हो, और इसका यूज़ करा जाता हो डेवलपमेंट की कॉस्ट को कम करने में, है ना।
इतना समझिएगा। तो इसलिए इसको इंसिडेंटल रेवेन्यूज बोलते हैं। चलो उसके बाद अब इसके बात आती है इसके फीचर्स की जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और फेज 1 की जो मैं बात बता दूं तो प्रोजेक्ट को 2012 में लॉन्च किया गया था, है ना। इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद करी गई थी 6 सालों के लिए और इसके अंदर 223 डैम प्रोजेक्ट थे। शुरुआत में तो ये 7 स्टेट से ही थे, मतलब झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड से। उसके साथ इमरजेंसी एक्शन प्लान, है ना, ये भी आइडेंटिफाई करा गया था। पोटेंशियल इमरजेंसी कंडीशन डैम के अंदर जो भी हो और प्रोसीजर बताए गए थे कि आप क्या प्रोसीजर करो अगर हमारे एकदम से कोई इमरजेंसी आती है, ताकि लाइफ का, प्रॉपर्टी का डैमेज कम से कम हो। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि फेज 2 और फेज 3 भी यहाँ पे स्कीम के अप्रूव कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि इसमें करीब 736 एग्जिस्टिंग डैम जो कि लोकेटेड हैं देश के अंदर, उनको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिहैबिलिटेशन उसका होगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट मानी जा रही है 10,211 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा जाएगा 10 सालों के लिए। 10 साल का ड्यूरेशन रहेगा, 2 फेज में काम होगा, हर एक 6 साल का ड्यूरेशन रहेगा, उसमें 2 जो है साल का ओवरलैपिंग रह सकता है, मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक मामला चलने वाला है। अब बात आई रोकड़ा कहाँ से आएगा मैडम, पैसा, फाइनेंसिंग बताइए। तो एक्सटर्नल फंडिंग का जो शेयर है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक की है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की है, वो है करीब 7,000 करोड़ रुपए टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। और बाकी जो पैसा बचा 3,211 3,211 करोड़, ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो देगी। अब कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो रहेगा 1024 करोड़ लोन लाइबिलिटी के तौर पे और बाकी 285 करोड़ ये काउंटर पार्ट जो उसका रहेगा, है ना, जो फंडिंग देगा सेंट्रल कंपोनेंट को, वो इसको झेलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पैसा डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बात धर्मा की। अब आप बोलोगे कि मैम धर्मा का मतलब क्या होता है। धर्मा का मतलब होता है डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ये जो धर्मा है ये एक वेब टूल है ताकि जो डैम रिलेटेड डेटा है उसे हम ऑनलाइन डिजिटल बना सकें। देखिए इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑथेंटिक असेट का हमारे पास होगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन होगी, है ना, जो भी इतने डैम्स हमारे बड़े देश के हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, सब होगा। और क्या कदम उठाना है, ज़रूरत के हिसाब से कैसे क्या करना है, सब कुछ उससे मदद मिल सकती है। तो एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, खत्म होता है ये वाला लेक्चर और आई होप आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी को। सिर्फ आईएएस को यूज़ कर लीजिएगा, बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करिए अगर आपको पसंद आती है तो। धन्यवाद।